एवरीवन वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत आज पहली क्लास होगी और पहली क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वह है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में, यानी ब्रह्मांड ब्रह्मांड एवं सौर तंत्र के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किया जाएगा जिसमें है ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा है द ऑरिजिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टार, किसी तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे का निर्माण एवं तारे का अंत किस प्रकार होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और यही तारा जब समूह में आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी के बारे में यानी आकाश गंगा के बारे में चर्चा करेंगे और जिसमें हमारा सौर तंत्र उपस्थित है, यानी मंदाकिनी मंदाकिनी आकाश गंगा को भी देखेंगे। इसके बाद इसी आकाशगंगा में हमारा एक सोलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें सन के साथ साथ 8 प्लैनेट उपस्थित हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और इसके बाद अदर के अंतर्गत उल्का क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, उल्काज्म क्या होता है, कामेट यानी धूमकेतु क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, या जिसे कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट के सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन किया किसने, जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया। कब किया, 1927 में। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार होती है उसको समझते हैं। शुरुआत में क्या, जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है उसके पहले क्या था, एक पॉइंट में या फायर बॉल के रूप में उपस्थित था, एक छोटे बॉल के रूप में उपस्थित था और इससे कहा गया सिंगुलैरिटी कहा गया, सिंगुलैरिटी, इसे सिंगुलैरिटी कहा गया या इसे हिंदी में कहा जाता है विलक्षणता कहा गया। और यह जो पॉइंट है या बॉल है, फायर बॉल है, ये क्या था, इतना अधिक टेम्परेचर था, यानी अनंत टेम्परेचर अनंत डेंसिटी वाला यह फायर बॉल था। और इसमें क्या है कि प्रेशर भी क्या था, उच्च था। इस जो फायर बॉल है या पॉइंट है या जो सिंगुलरिटी है, इसमें प्रेशर बढ़ता गया और किसी पदार्थ या किसी द्रव्यमान की एक कांतिक सीमा होती है, उसके बाद प्रेशर बढ़ने से क्या करता है, उसका विरोध करता है। तो जब प्रेशर अधिक हो गया तो अचानक इस जो फायर बॉल है या सिंगुलरिटी है, इसमें क्या होता है कि विस्फोट होता है और विस्फोट होने के कारण इसमें से लगभग 1% द्रव्यमान बाहर की तरफ आता है। तो 1% द्रव्यमान इसमें से बाहर की तरफ निकलता है इस पॉइंट से, जिसमें डस्ट पार्टिकल शामिल हैं और गैस शामिल है, या बाहर की तरफ, और इसका विस्तार होता है। तो धूल कण बाहर की तरफ आते हैं और लगभग आगे चलकर इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो प्रारंभ में क्या हुआ, जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद धूल कण और गैस के बादलों का निर्माण हुआ और लगभग 300 मिलियन ईयर्स बाद क्या होता है, विस्फोट के बादल बनते हैं और बादल में क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। और यही हाइड्रोजन जब संघनित होते हैं तो आपस में आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है, हीलियम बनता है, अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया घटित होती है। और जब हीलियम का निर्माण होगा तो यहाँ एनर्जी भी बाहर आएगी और प्लस लाइट आएगी और यहीं से क्या बनता है, तारे का निर्माण शुरू हो जाता है। तो लगभग विस्फोट के 300 मिलियन ईयर्स बाद क्या होता है कि किसी तारे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है या तारे का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और तारा, आगे हम विस्तार से इसको देखेंगे, किसी तारे का निर्माण कैसे होता है, उसका अंत कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ 300 मिलियन ईयर्स बाद विस्फोट के या बिग बैंग के बाद तारे का फॉर्मेशन होता है। और यही तारा जब समूह में आ जाते हैं, समूह में आते हैं तो इन्हें कहा जाता है गैलेक्सी। तो एक बिलियन ईयर्स बाद क्या होता है, गैलेक्सी का निर्माण होता है। और जो प्रेजेंट में ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है तो कुछ इस प्रकार गैलेक्सी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। तो हमने बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत देखा कि किसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है और बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया, जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया, 1927 में दिया।
और यह जो महाविस्फोट की घटना कब प्रारंभ होती है, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, आज के 13.7 बिलियन ईयर्स पहले इसका इसमें क्या होता है, बिग बैंग होता है या विस्फोट होता है। और लगभग आज के 4.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, जो इसी आकाश गंगा में एक मंदाकिनी आकाश गंगा है, उसी मंदाकिनी आकाश गंगा में जो हमारा सोलर सिस्टम या सौर तंत्र स्थित है, जिसमें सन है प्लस 8 प्लैनेट है, इनका निर्माण हुआ। तो आज के लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ कि सौर सन और हमारे सौर तंत्र का निर्माण हुआ। तो हमने बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत देखा कि प्रारंभ में एक बिंदु था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इसमें प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर अधिक था, डेंसिटी अधिक, डेंसिटी हाई डेंसिटी या अनंत डेंसिटी वाला पिंड था, और इसमें विस्फोट होता आगे चलकर या फैल जाता है पूरे। फैलने से आगे धूल कण जो उपस्थित हैं, किस इसमें क्या है, सिमिलरिटी नहीं, सिमिलर नहीं है। एक किसी कोई पदार्थ बड़ा है तो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी तरफ आकर्षित करेगा और एक बादल बनेगा, और बादल के बाद किसी तारे का निर्माण होता है। तो हमने बिग बैंग थ्योरी को समझा। अब हम देखेंगे किसी तारे का जीवन काल कैसे होता है, या तारे का निर्माण किस प्रकार होता है, तारे का अंत किस प्रकार होता है, इनके तारे की विभिन्न स्टेज होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड में द्रव्यमान का कुछ फैला हुआ धूल कण का क्या होता है, एक्सपेंशन या विस्तार होता, फैलाव होता है। और इन धूल कणों की विशेषता क्या है, इसमें कुछ बड़े द्रव्यमान वाले धूल कण हैं, कुछ छोटे द्रव्यमान वाले हैं। तो इसमें क्योंकि असमानता है, तो इसलिए इनमें क्या होगा कि एक जो बड़े द्रव्यमान वाले पिंड हैं या धूल कण हैं, वह क्या करेंगे, छोटे द्रव्यमान वाले को खींचेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो प्रारंभ में धूल कणों बिग बैंग के बाद क्या हुआ कि डस्ट पार्टिकल और गैस के बादल या क्लाउड उपस्थित थे। क्या डस्ट पार्टिकल और गैस के प्रारंभ में क्लाउड उपस्थित थे। अब इसमें क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक दूसरे के नज़दीक या आकर्षित करेंगे या संघनित होगा, और संघनित होने के बाद जो बादल बनेगा उसे कहा गया ओरियन नेबुला कहा गया, ओरियन नेबुला कहा गया। आगे क्या होता है कि जो इसका इंटरनल पार्ट है, इस बादल का आंतरिक भाग है, या अधिक डेंसिटी वाला हो जाएगा, अधिक घनत्व वाला हो जाएगा, हाई डेंसिटी इसमें हो जाएगी। और हाई डेंसिटी होने के कारण यहाँ एक कोर का निर्माण होता है। तो इसमें क्या हुआ, प्रारंभ में कोर का निर्माण होता है और बाहर की तरफ से क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस जो प्रारंभिक अवस्था, अब यहाँ से क्या होता है कि तारे के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर कोर का निर्माण हो चुका है और बाहर क्या है, गैस और डस्ट पार्टिकल उपस्थित है। यह स्टार बनने की एक प्रारंभिक अवस्था है और इसे कहा जाता है प्रोटो स्टार कहा जाता है, इसे प्रोटो स्टार कहा जाता है। तो प्रोटो स्टार में क्या है, कोर का निर्माण हो चुका है और बाहर क्या है, डस्ट पार्टिकल और गैस फैले हुए, और इसी बादल में उपस्थित है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उपस्थित है। इसी बादल में क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित। अब क्या होगा, जो कोर है, कोर का इंटरनल पार्ट यानी इंटरनल पार्ट कोर है, कोर में क्या होगा कि हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और यहाँ पर कोर में क्या प्रारंभ हो जाएगा, नाभिकीय संलयन क्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना प्रारंभ हो जाएगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन घटित होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना घटित होगी, तो हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन मिलकर क्या बन रहा है, हीलियम का निर्माण हो रहा है, और एनर्जी और लाइट बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ से टेम्परेचर बाहर की तरफ निकलेगा या लाइट, इस प्रकार एनर्जी बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ हो जाएगी कोर से। और एक तरफ है, बाहर की तरफ से अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अंदर की तरफ क्या कर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए अब क्या है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है और टेम्परेचर बाहर निकल रहा है। इस कारण से जो है यह तारे का बैलेंस बना हो रहता है, क्योंकि यदि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता अंदर की तरफ तो यह क्या करता, कोलैप्स हो जाता। लेकिन उस कोलैप्स को रोकने के लिए अब तापमान बाहर से निकल रहा है तो बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो इस प्रकार
यहाँ से एक स्टार का निर्माण हो जाता है और इसे कहा जाता है सीक्वेंस स्टार कहा जाता है। इसे सीक्वेंस स्टार कहा जाता है या इसे स्टेबल स्टार या स्थिर स्टार कहा जाता है। तो यहाँ से तारे का निर्माण हो गया। तो पहली तारे की जो पहली अवस्था है उसे कहा जाता है प्रोटो स्टार कहा जाता है। प्रोटो स्टार के बाद क्या बनेगा? सीक्वेंस स्टार या स्टेबल स्टार का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार तारे का निर्माण हुआ। अब तारे की विभिन्न अवस्था होती है, उन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इन अवस्थाओं के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि एक सीक्वेंस स्टार का निर्माण हो गया है। सीक्वेंस स्टार क्या है कि इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है और टेम्परेचर बाहर की तरफ आ रहा है, टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, टेम्परेचर बाहर की तरफ निकल रहा है और अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन जो बाहर की तरफ टेम्परेचर निकल रहा है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इससे क्या कि कोई तारा कोलैप्स होने से बच जाता है। लेकिन जब इंटरनल पार्ट अर्थात कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना समाप्त हो जाएगी या हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है, वह समाप्त हो जाएगा, तो बाहर की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको क्या कर देगा? इस तारे को कोलैप्स कर देगा या समाप्त कर देगा। अब कोई तारा, किसी तारे की विभिन्न अवस्था होती है, वह निर्भर करता है अब उसके द्रव्यमान पर। तो तारे की जो अवस्था होती है वो निर्भर होती है तारे के द्रव्यमान पे। यदि तारे का द्रव्यमान, तो किसी तारे का द्रव्यमान, स्टार या तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 8 गुना के से कम है, तो वह जो तारा है वह बनेगा रेड जायंट तारा, रेड जायंट तारा बनेगा या लाल रक्त दानव कहा जाता है। तो वह तारा क्या बनता है? रेड जायंट तारा बनता है, रेड जायंट स्टार बनता। अब रेड जायंट स्टार क्या है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। हमने देखा कि किसी तारे के कोर अर्थात इंटरनल पार्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है और सन का जो आंतरिक भाग है कोर, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है और बाहर वाला भाग क्या है जिसमें गैस और धूल कण उपस्थित है और आंतरिक भाग कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है। अब क्या होगा कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम में पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा, तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना है वह बाहर की तरफ यानी मूव कर जाएगी, इसके कोर के बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कोर के बाह्य भाग में न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना प्रारंभ हो जाएगी। तो जो बाह्य भाग है या आउटर लेयर है, अब यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन और इससे क्या होगा कि इस तारे का विस्तार होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण यह तारे के आयतन में वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने के कारण यह जो स्टार है वह दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। इसे कहा जाता है रेड जायंट तारा कहा जाता है, जायंट तारा कहा जाता है। तो हमने देखा कि कोर से जो न्यूक्लियर फ्यूजन मूव कर चुका है आउटर लेयर में, अब यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है जिससे इसका विस्तार होगा और विस्तार होने से यह लाल रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ऑरेंज कलर में परिवर्तित हो जाएगा। इसे कहा जाता है लाल रक्त दानव कहा जाता है, इसे लाल रक्त दानव तारा कहा जाता है। और जो इंटरनल पार्ट है कोर, कोर में क्या है कि डेंसिटी अधिक है। अब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो चुका है, अब हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और हीलियम परिवर्तित हो रहा है कार्बन में, तो इसकी डेंसिटी अधिक हो जाएगी। घनत्व अधिक होने के कारण जो कोर है, तो कोर का जो डेंसिटी है वाय भाग की अपेक्षा अधिक डेंसिटी है। इस कारण से कोर क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा, इसे से अलग हो जाएगा और यह व्हाइट चमकता हुआ दिखाई देता है और इसे कहा जाता है व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है, इसे व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है। और जब यह ठंडा हो जाएगा तो ब्लैक में परिवर्तित हो जाएगा, इसे कहा जाता है ब्लैक डॉर्फ कहा जाता है, इसे ब्लैक डॉर्फ कहा जाता है। अब इस तारे का कोर बाहर की तरफ आ गया है, कोर सफ़ेद रंग का चमकता हुआ दिखाई देगा, इसे व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है। और जब यह ठंडा होगा तो इसे ब्लैक डॉर्फ कहा जाएगा। और जो बाह्य भाग है कोर का, कोर के जो आउटर लेयर है, इसे कहा जाता है, जो शेष भाग बचेगा उसे कहा जाता है प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है, इसे प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है।
तो हमने देखा कि यदि किसी स्टार का जो मास है या द्रव्यमान है सन के 8 गुने के द्रव्यमान से कम है तो वह तारा परिवर्तित होगा, रेड जायंट स्टार में परिवर्तित होगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा और ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। लेकिन यदि किसी तारे का द्रव्यमान स्टार का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 8 गुने से अधिक है, 8 गुने से अधिक है, तो वह जो स्टार है वह क्या बनेगा, सुपर जियांट तारा, सुपर जायंट तारा बनेगा। इस तो क्या बनेगा, सुपर जायंट तारा बनेगा। और आगे यही सुपर जायंट तारा क्या होगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सुपरनोवा में, सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाएगा। अब सुपरनोवा क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं। किसी यदि कोई हाई द्रव्यमान वाला तारा है तो उसमें क्या होता है कि कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना बहुत तीव्र गति से होती है। अब इसके इंटरनल पार्ट यानी कोर में हाइड्रोजन परिवर्तित हो गया हीलियम में, अब यही हीलियम परिवर्तित हो जाएगा कार्बन में, कार्बन से बनेगा सिलिकॉन में, बनेगा सिलिका में परिवर्तित होगा, फिर हम यह लोहे में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके इंटरनल पार्ट में तीव्र गति से न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है और जो बाह्य पार्ट है जिसमें उपस्थित है डस्ट पार्टिकल और धूल कण यानी गैस भी इसमें उपस्थित है। अब क्या होगा, इसका घनत्व अधिक हो जाने की, डेंसिटी अधिक होने जाने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो चुका है और न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त होने के कारण जो यह क्या करेगा, कोलैप्स हो जाएगा, जो वाय भाग है कोलैप्स हो जाएगा। इसे कहा जाता है सुपरनोवा कहा जाता है, इसे सुपरनोवा कहा जाता है। और जो कोर बचा हुआ है, इंटरनल पार्ट कोर है, कोर या तो बनता है न्यूट्रॉन तारा बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या तो कोर बनता है ब्लैक होल में। वह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, कोर के द्रव्यमान पर। जो कोर है यानी कोर है, कोर का द्रव्यमान, कोर का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान से लगभग 1.3 से लेकर 3 गुना के बराबर है, यानी तो वह क्या बनता है, 1.3 से लेकर 3 गुना सन के बराबर द्रव्यमान के, तो वह परिवर्तित हो जाता है न्यूट्रॉन तारा बनता है। लेकिन यदि इससे अधिक द्रव्यमान वाला या 3 गुने से सन के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक के कोर का द्रव्यमान है तो वह परिवर्तित हो जाता है ब्लैक होल में, परिवर्तित हो जाता है ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ब्लैक होल क्या है, हाई डेंसिटी वाला क्षेत्र होता है जिसमें क्या प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इस कारण से यह दिखाई नहीं दिखता। तो इस प्रकार हमने देखा किसी तारे का जीवन काल कैसा होता है, वह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। यदि कोई छोटा तारा है यानी सन के द्रव्यमान के 8 गुने से कम है तो वह परिवर्तित होता है रेड जायंट तारा में, फिर वह व्हाइट ड्वार्फ बनता है या ब्लैक ड्वार्फ बनता है। लेकिन यदि कोई मैसिव तारा है तो वह सुपर जायंट तारा बनता है, फिर सुपरनोवा में परिवर्तित होता है। सुपरनोवा के बाद जो कोर है या तो न्यूट्रॉन तारा बनता है या तो ब्लैक होल बनता है। तो इस प्रकार हमने तारे की विभिन्न अवस्था के बारे में देखा। तो कोई यहाँ पर हमने देखा कि मेन सीक्वेंस स्टार है, यदि छोटा तारा है तो वह सन के बराबर या सिमिलर है, 8 गुने से कम है तो रेड जायंट बनता है। और रेड जायंट में क्या कि जो इंटरनल पार्ट कोर या तो व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाएगा या तो ब्लैक ड्वार्फ में, और वाय भाग को कहा जाता है, जो शेष भाग बचा हुआ उसे कहा जाता है प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है। लेकिन कोई यदि मैसिव स्टार है या बृहद तारा है तो रेड सुपर जायंट तारा में परिवर्तित होगा और इसमें महाविस्फोट की घटना होगी, और जो कोर है या तो न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाएगा या तो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले यूनिवर्स या ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बाद किसी तारे का निर्माण कैसे होता है, किसी तारे का अंत क्या होता है, या लाइफ ऑफ स्टार के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब ये तारे समूह में आ जाते हैं उन्हें कहा जाता है गैलेक्सी कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है आकाश गंगा कहा जाता है। अब आकाश गंगा के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। फिर इसी आकाश गंगा में हमारा सोलर सिस्टम उपस्थित है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अदर के अंतर्गत जो भी आएगा या उल्का पिंड क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।